पिछले 2-3 दिनों में आधा दर्जन के आसपास पिक्चर रिलीज हुई हैं, तो मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी कि कौन सी देखूं, बिकॉज आई गॉट टू लिटिल बजट। इतना बजट कम क्यों है? क्योंकि तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आखिर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया 2 पिक्चरों को, उनमें से भी एक देखनी थी जिसे चुनने का सबसे अच्छा तरीका था टॉस करने का, लेकिन सिक्का नहीं था। और फिर हमने बिमल की पन्नी उड़ाई और टॉस जीता है तीसरी पिक्चर ने, अजय देवगन की रेड। बोलो जुमा कैसे ही। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही पिक्चर देखने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें उनको ये पिक्चर बिल्कुल ही पसंद नहीं और 2 स्टार दिए सर। तभी मैंने सोचा कि पहला पार्ट इतना बढ़िया था तो दूसरा इतना खराब तो नहीं होना चाहिए कि 2 स्टार दिए जाए। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं पहुंच गया थिएटर पे कि क्या पिक्चर सच में इतनी बुरी है कि इसको 2 स्टार मिलने चाहिए। तो ये पिक्चर रेड फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट लगभग 7-8 साल पहले 2018-19 में आया था। पहला पार्ट इसका मुझे पसंद आया था, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये पिक्चर जब भी आएगी तो मैं इसे जरूर देखने जाऊंगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन अजय देवगन भी है, क्योंकि मुझे उनकी ऐसी पिक्चरें बहुत पसंद आती है जिसमें रेड फ्रेंचाइजी एक अलग तरह की कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस के घर पर रेड मारनी है बहुत सारा पैसा निकालने के, बहुत सारा मतलब ऐसे 500,000 करोड़ के आसपास, और वो भी 1980s में। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा हुआ तो एक बात सोचने में जरूर आएगी कि ये इस पार्ट में क्या ही अलग दिखा देंगे। एक रेड में जितना भी अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती थी वो पिछले पार्ट में दिखा चुके हैं। भाई एक बड़े पॉलिटिशियन के घर पे रेड मारना, छुपा हुआ पैसा ढूंढना, उसके लिए दिमाग लगाना, तो ऑलरेडी ये सब चीजें हमें दिखाई जा चुकी हैं। कहानी के अपग्रेड को लेकर मैं 50-50 कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है अपने पिछले पार्ट से, एट द सेम टाइम बहुत हद तक डिफरेंट भी है। जैसे पिछले पार्ट में होता है हीरो की टीम पॉलिटिशियन के घर जाती है, वहां रेड मारती है, पहले हमें कुछ नहीं मिलता, फिर धीरे धीरे से पर्दे उठना शुरू होते हैं। रेड 24 घंटे से ज्यादा चलती है और हीरो लेके ही निकलता है माल। यहाँ भी अपना हीरो बड़े से पॉलिटिशियन के घर अपनी फौज लेके जाता है, वहां रेड डालता है, पहले कुछ नहीं मिलता तो और बाद में सारा माल अंदर। लेकिन इस बार ये उतना सिंपल नहीं है कि गए पैसा निकाला और वापस आ गए। इस पिक्चर की कहानी एक दिन से बहुत लंबा चलती है, लगभग 2 से 3 महीने सारा प्लानिंग, रेड और उसके फॉलो अप्स को मिला। अब टाइम ड्यूरेशन इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि एक साथ तो सब कुछ नहीं मिल जाएगा, जिसमें थ्रिल के साथ साथ पिक्चर अच्छा खासा सस्पेंस भी रखती है, जिसमें कहानी का तो ठीक है बट सही मायनों में एक्टर्स का परफॉर्मेंस इस सीक्वल को ज्यादा वॉचेबल बनाता है। जहां लीड रोल प्ले कर रहे अजय देवगन की बात करनी तो मैंडेटरी सी है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही फ्लॉलेस एक्टर लगते हैं, जब तक कि अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, जो अपनी एक्टिंग को लेकर अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं। जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो इतना हमेशा डिलीवर कर देते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा अब नोटिसेबल नहीं रहता, क्योंकि अजय देवगन का वो रूटीन वर्क बन चुका है। स्टिल वो बहुत कमाल के एक्टर हैं तो उनकी बात करना तो बनता है। लेकिन अगर उनके सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करना चाहूँ तो भाई कमाल का काम किया। सारे ही एक्टर्स बहुत बढ़िया थे, 1-2 को अगर छोड़ दें। जैसे भाई रितेश देशमुख अपने कैरेक्टर को अच्छे से होल्ड करके चलते हैं, जहां वो शुरुआत में शरीफ होने का ढोंग करता है, वो धीरे धीरे अपनी इविल साइड रिवील करता है, बट ही इज नॉट दैट डेंजरस जितना मैं समझ रहा था। शायद डायरेक्टर ने सेफ खेलने की कोशिश की है। अगर इस कैरेक्टर को थोड़ा और खतरनाक ब्रूटल दिखा दिया होता तब और भी ज्यादा मजा आता, पर ठीक है अपना काम कर देता है। लेकिन एक्टर्स में मेरे लिए जो सबसे बड़े हाईलाइट थे वो थे अमित सियाल। अजय देवगन की तरह इन्होंने भी एक IRS ऑफिसर का ही रोल प्ले किया। उनके कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है और उन्होंने उस कैरेक्टर को जिस तरह से प्ले किया है वो बहुत बढ़िया। जिनका फर्स्ट हाफ में कोई शॉट नहीं है, कोई जिक्र नहीं, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही आते हैं पूरे शो को टेक ओवर कर लेते हैं। सेकंड हाफ में अजय देवगन का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि यही साहब है जो अजय देवगन का टाइम ले लेते हैं। लेकिन अजय देवगन की पिक्चर में अगर कोई अजय देवगन से बेहतर लग रहा है तो समझ लीजिए उसने कितना बढ़िया काम किया है। उसका कैरेक्टर इतना मजेदार है कि वो जब भी किसी से बात करेगा आपको एक बंदे की याद आएगी। वो आपको याद है? सोनू एलन वाला। डरने से क्या फायदा है? हाँ। एक दिन किसी को सबको मरना है। क्या अब ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से पिताजी हैं। यस। और मेरे को तो लगता है अपने सोनू भाई से इंस्पायर्ड है ये कैरेक्टर पूरा। ये सपोर्टिंग कैरेक्टर बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरह नहीं है जो सिर्फ गैप फिल करने के लिए आते हैं। ये एवं ही नहीं आ जाता, इसके आने का एक रीजन है, एक मोटिव है और बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है कहानी में। एट द सेम टाइम काफी फनी भी है। जैसे उसकी सेकंड हाफ में एंट्री होती है, उसके कुछ देर बाद वो दादा भाई के घर जाता है अपनी चाटुकारिता साबित करने के लिए। वहां जो सारी कॉन्वर्जेशन चलती है और जैसे वो अपने कैरेक्टर को स्टेब्लिश करते लगता है भाई इससे गिरा हुआ कोई सरकारी ऑफिसर हो ही नहीं सकता, जिसके में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जाके मुंह से खाना मांग रहा है, लोग नहीं देना चाह रहे फिर भी कह रहा है आप यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं शायद। और यही क्वालिटीज उस कैरेक्टर को खास बनाती है कि वो ढीठ और बेशरम है लेकिन अपना काम निकालना जानता है। पिक्चर का सस्पेंस एलिमेंट काफी हद तक काम कर जाता है, कहीं कहीं थोड़ा प्रेडिक्टेबल है बट कहीं कहीं थोड़ा सस्पेंस बना रहता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है। थोड़ी सी बात सौरभ शुक्ला की भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में बोला था कि शायद उनका उतना सिग्निफिकेंट रोल ना हो और उतने टाइम के लिए वो हो ही ना पिक्चर में। जिसमें मेरी आधी बात तो सही थी कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है उनका पिक्चर, बट वो बीच बीच में एड की तरह आते रहते हैं जो मजा देता है। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है और पिक्चर के फ्लो को ब्रेक नहीं करता। और सौरभ शुक्ला की डायलॉग डिलीवरी और परफॉर्मेंस बढ़िया है, जबकि वो पिक्चर के सेंटर में भी नहीं है, फिर भी आप नोटिस करोगे कि हाँ ये बंदा है तो यहाँ। एज ऑलवेज उनका परफॉर्मेंस नोटेबल और मजेदार है, पर वो पहले पार्ट की तरह ऐसे खतरनाक नहीं है, कोई ऐसा कॉमिक रिलीफ सा दे देते हैं। और पिक्चर के एंड में थर्ड पार्ट को भी सेटअप करने का काम यही करते हैं। अब देखो अगर मैं सिर्फ पिक्चर की कहानी, एक्टिंग और डायरेक्शन की बात करूं तो पिक्चर यहाँ तक मुझे बहुत बढ़िया लगी।
लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउनग्रेड है जो इन सारी तीनों चीजों को इफेक्ट करता है, वो है इसके गाने और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक, जिसमें म्यूजिक मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़िया है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन पिक्चर के स्टार्टिंग में जब दादा भाई की बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है और वहां जो म्यूजिक का सिलेक्शन है वो मुझे उतना ठीक नहीं लगा। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, जब दादा भाई कुछ नहीं था तो वो एक बुरा इंसान भी नहीं था। अब तब उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें वो हर्ट हो रहा है, तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको ऐसा म्यूजिक देना चाहिए था जिससे कि ऑडियंस भी रिलेट कर पाए और इमोशनल हो पाए। लेकिन उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये रिवेंज लेने वाला। लेकिन अगर वहां सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी म्यूजिक का सिलेक्शन किया होता तो इस कैरेक्टर का इंपैक्ट ही अलग होता, और बाद में जब उसकी बुराइयां रिवील होना शुरू होती तो उसके लिए हेट भी बढ़ जाता लोगों के दिल। और बाकी टाइम में मुझे इसकी म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा लगा। अब आई डोंट नो कि मेरे थिएटर में ये प्रॉब्लम थी, ये पिक्चर में ही बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक रखा गया है। थोड़ी समय के लिए होता तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब वो लाउड म्यूजिक चलता है तो सिर में फटीग फील होने लगता है। और मैं गानों की क्या ही बात करूं, इतने आउट ऑफ प्लेस गाने डालने की जरूरत क्या है। अगर आपके गाने आपकी कहानी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते तो वो आपकी पिक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं और ऑडियंस का अटेंशन ब्रेक कर रहे हैं। जिसमें पहले गाने की मैं मान सकता हूं कि वो सही जगह पे था, पिक्चर शुरू हुई है, फैमिली को माइग्रेट करते हुए दिखाना है, वहां आप गाना डाल दो तो वो जर्नी के साथ साथ आपका गाना भी हो जाएगा और कहानी भी थोड़ी प्रोग्रेस कर जाएगी। बट दूसरा जो होली वाला गाना आता है वो कितने गलत समय पे कितनी गलत जगह पे डाला गया है। आई नो जब बाद में फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं उसमें पता चलता है कि उस गाने में भी कुछ चल रहा है, लेकिन तब तक के लिए वो गाना बिल्कुल क्रैप है, सुनने में भी इतना खास नहीं है और कहानी में भी कुछ ज्यादा ऐड नहीं करता। तमन्ना भाटिया वाले गाने की बुराई नहीं कहूंगा क्योंकि उसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन है। जितने टाइम वो गाना चल रहा था नहीं भी सुनने में मजा आ रहा था, लेकिन देखने में तो मजा आ रहा था। फिर आखिर में एक और गाना आ जाता है वो हनी सिंह वाला, ना तो उसके लिरिक्स अच्छे हैं ना म्यूजिक अच्छा है, वो क्यों ही है वो गाना। उस गाने का पैसा बचा के मुझे दे दिए होते, मैं यहाँ और ज्यादा तारीफ कर देता। बट कोई बात नहीं, मैं कहूंगा पिक्चर देखने लायक है। आप थिएटर जाओगे तो निराश होगे तो नहीं वापस आओगे कि आपके पैसे बर्बाद हो गए। अब इस पिक्चर को समराइज करना हो तो कहानी रिस्पेक्टेबल है, एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, म्यूजिक में थोड़ी सी कमी लगी है, आउट ऑफ प्लेस गाने रख दिए गए हैं, आखिर में आते आते थोड़ी सी बड़ी फील होने लगती है और वो ड्रेड फील नहीं होता जो पहले पार्ट के एंड में फील हुआ। मेरे हिसाब से विलन को और ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाया जाना चाहिए था। रितेश देशमुख अच्छे एक्टर हैं, वो उसको भी अच्छी तरह से पुल ऑफ कर लेते, क्योंकि विलन का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा। इसके भाई परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं थी, पर कहीं ना कहीं राइटिंग में चूक हो गई। सस्पेंस एलिमेंट बढ़िया है बट वो हिट एंड मिस वाला काम है। अब ओवरऑल मैं इस पिक्चर का एक वर्डिक्ट देना चाहूँ तो पिक्चर अपने पिछले पार्ट से थोड़ी बेटर तो है, बट फिर वही आ जाता है कि आप एक ऑलरेडी रेट देख चुके, दूसरी आपको इतनी बढ़िया चाहिए कि आप पिछले पार्ट को से बहुत छोटा लगने लगे। फिर भी वन टाइम वॉच तो है, एक बार देखने जा सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तुमने अगर पिक्चर देख ली और तुमको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि लोगों की हेल्प हो सके ये डिसाइड करने में कि इस पिक्चर को देखना चाहिए या नहीं। तब के रिव्यू भी तुमको यहीं देखने को मिलेंगे, तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए